ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? मुझे तो स्कूल की किताबें, एग्जाम की टेंशन, बस यही सब याद आता है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए यही मतलब होता है। लेकिन क्या सीखना सिर्फ इतना ही है? मतलब बस जानकारी को दिमाग में भर लेना? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार आइडियाज हैं जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही नजरिए से दिखाते हैं। एक नई परत खोलते हैं, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद इन आइडियाज की मदद से ये समझना है कि असल में हमारा दिमाग नई चीजें कैसी सीखता है, और सबसे जरूरी बात, हमारा पुराना ज्ञान नई चीजें सीखने में हमारी मदद कैसे करता है, या कभी-कभी मुसीबत कैसे बन जाता है। एग्जैक्टली। चलिए, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। हम सीखना कहते किसे? क्योंकि स्कूल में तो हमें यही सिखाया गया कि रट्टा मार लो, सीख जाओगे। हाँ हाँ, ये तो हम सबने सुना है। लेकिन रटना तो सीखने का एक बहुत छोटा और शायद सबसे कमजोर हिस्सा है। अच्छा। असल में हमारे स्रोत कहते हैं कि सीखना यानी अधिगम का मतलब है अभ्यास या अनुभव से आपके व्यवहार में होने वाला बदलाव। व्यवहार में बदलाव। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द है, अपेक्षाकृत स्थायी, मतलब रिलेटिवली परमानेंट बदलाव। अच्छा, रिलेटिवली परमानेंट। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर मैं रात भर काम करके थकी हुई हूँ और मान लीजिए गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्राइविंग भूल गई हूँ। बिल्कुल नहीं, वो एक अस्त है, टेम्पररी स्टेट है। थकान, कोई बीमारी या किसी दवा का असर, इनसे होने वाले बदलाव सीखना नहीं कहलाते। सीखना वो है जो एक बार हो जाए तो कुछ समय तक आपके साथ टिका रहे। जैसे साइकिल चलाना सीखना। एकदम सही उदाहरण है। आप सालों बाद भी साइकिल उठाएंगे तो शायद शुरू में थोड़ा लड़खड़ाएं, लेकिन आप भूल नहीं जाएंगे। सही बात है। वो स्किल आपके व्यवहार का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी है। वही असली लर्निंग है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो मतलब परफॉर्मेंस और लर्निंग दो अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या हर तरह की लर्निंग का कोई मकसद होता है? कभी-कभी हम बस यूं ही बिना किसी लक्ष्य के भी तो बहुत कुछ सीख जाते हैं ना? है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर सीखना लक्ष्य निर्देशित या गोल डायरेक्टेड ही होता है। हम कोई भाषा सीखते हैं क्योंकि हमें घूमना है, या कोई कोर्स करते हैं क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। हम्म। पर हाँ, कई बार सीखना अवचेतन में भी होता है। पर अगर आप गौर से देखें तो वहां भी कोई ना कोई मकसद छिपा होता है, शायद वो तुरंत साफ साफ ना दिखे। सीखना एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, जन्म से शुरू होकर जिंदगी भर चलती है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो साफ हो गया कि सीखना एक स्थायी बदलाव है। लेकिन क्या हर तरह की सीख एक जैसी होती है? मतलब ट्रैफिक लाइट देखकर रुकना सीखना और किसी की भावनाओं को समझना सीखना, क्या ये एक ही लेवल की बात है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। अच्छा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सीखने के 3 इंजन या 3 डोमेन। 3 इंजन। दिलचस्प है। पहला है हमारा दिमाग, जो सोचता है, विश्लेषण करता है, तर्क करता है। विशेषज्ञ इसे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। कॉग्निटिव यानी सोचने वाला हिस्सा। हाँ, जब आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कोई पजल सॉल्व करते हैं तो ये इंजन काम कर रहा होता है। ठीक है, दिमाग। और दूसरा इंजन? दूसरा इंजन है हमारे हाथ पैर, यानी हमारा शरीर। इसे क्रियात्मक या साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। साइकोमोटर यानी फिजिकल स्किल्स। जी, इसमें वो सारी स्किल्स आती हैं जिनमें फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। गाड़ी चलाना, गिटार बजाना, टाइपिंग करना। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना भी। वो भी इसी डोमेन का हिस्सा है। ये करके सीखने वाला पक्ष है। दिमाग, शरीर और तीसरा इंजन मुझे लगता है हमारा दिल होगा। एकदम सही। तीसरा और शायद सबसे जरूरी इंजन है हमारा दिल, हमारी भावनाएं। इसे भावात्मक या अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। इफेक्टिव। इसमें हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता, दूसरों के प्रति सहानुभूति, हमारा एटीट्यूड, ये सब कुछ आता है। अच्छा। जब हम किसी कहानी से प्रेरित होते हैं या टीम में मिलकर काम करना सीखते हैं तो हम इस डोमेन में सीख रहे होते हैं। वाह। दिमाग, दिल और हाथ। मतलब असरदार तरीके से सीखने के लिए इन तीनों इंजनों का एक साथ चलना जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ थ्योरी रट लेना यानी दिमाग का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। अगर आप उसे अमल में ना ला सकें यानी हाथ, और ये महसूस ना कर सकें कि वो क्यों जरूरी है यानी दिल। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। एक अच्छा शेफ सोचिए, उसे रेसिपी की साइंस पता है, वो कॉग्निटिव है। वो सब्जियां काटने और पकाने में माहिर है, ये साइकोमोटर है।
ठीक है। और उसे इस बात की भी समझ है कि खाने से लोगों को कैसी खुशी मिलती है। ये अफेक्टिव है। तीनों मिलकर ही उसे एक कंप्लीट शेफ बनाते हैं। ये तो एकदम साफ हो गया। तो अब जब हमें ये पता है कि सीखने के ये 3 पहलू हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या सीखने का कोई क्रम होता है? क्या कोई सीढ़ी है जिस पर हम एक-एक कदम करके चढ़ते हैं? या हम कहीं से भी कुछ भी सीखना शुरू कर सकते हैं? इसके लिए रॉबर्ट गैने नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक बहुत ही कमाल का मॉडल दिया था, ओके। जिसे गैने का अधिगम पिरामिड कहते हैं। अच्छा, ये असल में सीखने की एक सीढ़ी ही है, जिसमें 8 लेवल हैं। 8 लेवल्स? और इसका सबसे बड़ा नियम यही है कि आप सीधे 8वीं सीढ़ी पर छलांग नहीं मार सकते। अच्छा, आपको पहले पायदान से ही शुरुआत करनी होगी। एक वीडियो गेम की तरह जहां आप पहला लेवल पार करते हैं फिर अगले पर जाते हैं। तो इस पिरामिड में सबसे नीचे यानी लेवल 1 पर क्या है? सबसे नीचे है सीखने के सबसे सरल रूप, जैसे सांकेतिक अधिगम या सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग। जैसे? इसका सीधा सा उदाहरण है, आसमान में काले बादल देखकर समझना कि बारिश होने वाली है। बादल एक सिग्नल है। अच्छा, ठीक है। या फिर उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे दरवाजे की घंटी बजी और आप दरवाजा खोलने गए। ये तो बहुत बेसिक है। हाँ, ये नींव है। ठीक है, ये तो हम दिन भर करते हैं। इसके ऊपर के लेवल्स में क्या है? इसके ऊपर चीजें थोड़ी जटिल होने लगती हैं। फिर आता है श्रृंखला या चेनिंग। चेनिंग। हाँ, जहां हम छोटे-छोटे स्टेप्स को एक क्रम में जोड़ना सीखते हैं। जैसे सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर तैयार होने तक का पूरा रूटीन। फिर शाब्दिक साहचर्य यानी वर्बल एसोसिएशन, जहां हम किसी चीज को उसके नाम से जोड़ते हैं। सेब की तस्वीर देखकर एप्पल बोलना। ओके। और फिर आता है विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन, जहां हम मिलती-जुलती चीजों में फर्क करना सीखते हैं। जैसे अलग-अलग तरह की गाड़ियों को पहचानना। बिल्कुल। और इस पिरामिड की चोटी पर, मतलब सबसे मुश्किल लेवल पर क्या है? चोटी पर है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सीखने का सबसे ऊंचा स्तर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको इससे ठीक नीचे के 2 लेवल पार करने होते हैं, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट और नियम यानी रूल। कॉन्सेप्ट और रूल। कॉन्सेप्ट का मतलब है किसी चीज की परिभाषा को समझना, जैसे त्रिभुज क्या होता है। और नियम का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के बीच का रिश्ता समझना। जैसे ये जानना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एग्जैक्टली। जब आपको ये नियम पता होगा, तभी आप उससे जुड़ी कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका असली मतलब ये है कि हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। हम अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब कोई मुश्किल स्किल सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये होता है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन गैने का पिरामिड हमें बताता है कि आप सीधे स्टेज पर जाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपको पहले छोटे लेवल्स को मास्टर करना होगा। ऑडियंस के मूड को पढ़ना, उनके सवालों पर रिएक्ट करना, अपनी बातों को एक क्रम में जोड़ना। बिल्कुल। ये पिरामिड धैर्य और एक व्यवस्थित तरीके की अहमियत सिखाता है। हर निचला स्तर अपने से ऊपर वाले स्तर की नींव है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। अब एक ऐसे सवाल पे आते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या एक चीज को सीखना दूसरी चीज को सीखने में मदद करता है? जैसे मैंने सुना है कि जिसे संस्कृत आती है वो हिंदी आसानी से सीख लेता है। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसे अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये 3 तरह का हो सकता है, अच्छा, बुरा और न्यूट्रल। अच्छा, बुरा और न्यूट्रल। जो उदाहरण आपने दिया, संस्कृत से हिंदी सीखना, वो सकारात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर है। यहाँ पुराना ज्ञान नए ज्ञान का रास्ता आसान बना रहा है। क्योंकि व्याकरण और कई शब्द मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका उल्टा भी होता होगा, बुरा स्थानांतरण, जब पुराना ज्ञान नई चीज सीखने में अड़चन पैदा करे। हाँ, उसे नकारात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है टाइपिंग। टाइपिंग कैसे? अगर किसी ने सालों तक अंग्रेजी कीबोर्ड पर टाइपिंग की है और फिर उसे हिंदी टाइपिंग जैसे रेमिंगटन गेल सीखनी पड़े, तो शुरू में बहुत दिक्कत होती है। ओह हाँ। उंगलियां अपने आप पुराने कीज पर जाती हैं और बहुत गलतियां होती हैं। या पुरानी आदत नए स्किल के रास्ते में आ रही है। ये तो मेरे साथ हुआ है। जब मैंने लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी चलाने की कोशिश की थी तो मैं बार बार गियर बदलने के लिए दाहिने हाथ को हवा में घुमा रही थी। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर था। बिल्कुल। और तीसरा है शून्य स्थानांतरण,
मतलब जहाँ कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल। शून्य स्थानांतरण या जीरो ट्रांसफर तब होता है जब एक स्किल का दूसरी पर कोई असर ना हो। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा तैराक है तो उस स्किल का शतरंज खेलना सीखने पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों पूरी तरह से अलग है। हाँ। लेकिन क्या सच में कोई ट्रांसफर पूरी तरह से शून्य हो सकता है? मतलब तैराकी सीखने से शायद अनुशासन या फोकस करने की क्षमता बढ़ती होगी, जो शतरंज खेलने में भी इनडायरेक्टली मदद कर सकती है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। सैद्धांतिक रूप से हम शून्य ट्रांसफर की बात करते हैं जब स्किल्स में कोई ओवरलैप ना हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप सही कह रही हैं। अच्छा। हर सीखी हुई चीज हमारे दिमाग को किसी ना किसी तरह से प्रशिक्षित करती है, चाहे वो धैर्य हो या याद करने की क्षमता। तो शायद पूरी तरह से शून्य ट्रांसफर बहुत दुर्लभ हो। बिल्कुल। और मुझे वो साइकिल वाला उदाहरण बहुत अच्छा लगा। एक बच्चा जो साइकिल चलाना जानता है वो बाइक चलाना जल्दी सीख जाता है। हाँ, क्योंकि उसे बैलेंसिंग आती है। उसका संतुलन बनाने का जो कौशल है वो सीधे सीधे बाइक चलाने में काम आ जाता है। ये पॉजिटिव ट्रांसफर का एक परफेक्ट उदाहरण है। और यही सीखने की खूबसूरती है। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे मानसिक टूल बॉक्स में एक नए औजार की तरह जुड़ जाता है, जो भविष्य में कब कहाँ काम आ जाए हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो ये तो हो गए अच्छे, बुरे और न्यूट्रल ट्रांसफर। जी पर मुझे लगता है कि ये ट्रांसफर और भी कई तरीकों से काम करता होगा, है ना? हाँ, इसके और भी विशिष्ट प्रकार हैं। जैसे? एक है अनुलंब स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर। ओके। ये ज्ञाने के पिरामिड जैसा ही है। ओके। जब निचले स्तर का ज्ञान उच्च स्तर पर काम आए, जैसे जोड़ घटाओं का ज्ञान गुणा भाग सीखने के लिए जरूरी है, ये वर्टिकल छलांग है। ठीक है, यानी एक ही विषय में गहराई में जाना। और दूसरा है पार्श्वीय स्थानांतरण या लैटरल ट्रांसफर। जब एक क्षेत्र में सीखा गया तर्क या तरीका आप किसी दूसरे क्षेत्र में उसी लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे आपने इतिहास में सीखा कि घटनाओं के कारण और प्रभाव का विश्लेषण कैसे करते हैं, और फिर आप उसी लॉजिक का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के लिए करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और एक और प्रकार है जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, बाइलैटरल ट्रांसफर। हाँ, यानी शरीर के एक हिस्से की स्किल का दूसरे हिस्से में ट्रांसफर होना। क्या ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है। मैंने ये खुद महसूस किया है। सच में? कुछ साल पहले मेरे दाएं हाथ में चोट लगी थी, तो मुझे मजबूरी में सब कुछ बाएं हाथ से करना पड़ा, जैसे ब्रश करना, दरवाजा खोलना। मुश्किल हुआ होगा। शुरू में बहुत अजीब लगा, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा था। मेरा दिमाग मोटर स्किल्स का पैटर्न जानता था, उसे बस उस पैटर्न को नए हाथ पर लागू करना था। वाह! मतलब अगर कोई फुटबॉलर अपने राइट फुट से किक मारने में माहिर है तो वो अपने लेफ्ट फुट से भी किक मारना बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी सीख जाएगा। हाँ, दिमाग उस स्किल का ब्लूप्रिंट शेयर कर देता है। कमाल है। और आखिरी है समस्त्र स्थानांतरण या हॉरिजेंटल ट्रांसफर। ये तब होता है जब एक विषय में सीखी गई जानकारी दूसरे विषय को समझने में मदद करती है। जैसे भूगोल और पर्यावरण विज्ञान। बिल्कुल। भूगोल में मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ना आपको पर्यावरण विज्ञान EVS के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ये अलग अलग विषयों के बीच पुल बनाने जैसा है। तो आज हमने सीखने की एक अद्भुत यात्रा की। हमने इसकी परिभाषा से शुरुआत की और समझा कि ये सिर्फ रटना नहीं बल्कि व्यवहार में एक स्थायी बदलाव लाना है। फिर हमने सीखने के 3 इंजनों को समझा, हमारा दिमाग, हमारा दिल और हमारे हाथ। इसके बाद हमने ज्ञाने के पिरामिड पर चढ़ाई की और देखा कि सीखना कोई जादू नहीं बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें हर कदम मायने रखता है। आप सीधे शिखर पर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल नहीं। और अंत में हमने ज्ञान के स्थानांतरण की जादुई दुनिया को देखा, कैसे हमारा पुराना ज्ञान एक दोस्त की तरह नई राहें आसान बना सकता है, या कभी-कभी एक दुश्मन की तरह अड़चन भी डाल सकता है। हाँ, और कभी-कभी तो ज्ञान शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी छलांग लगा जाता है। ये साफ है कि सीखना कोई सीधी रेखा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक जटिल, बहुआयामी और जिंदगी भर चलने वाला सफर है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। सही कहा। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि उसे समझना, महसूस करना और अपने जीवन में लागू करना है। हमारे स्रोतों ने ये तो बताया कि पुराना ज्ञान नए ज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन एक विचार मेरे मन में आ रहा है श्रोताओं के लिए। बताइए। इसके विपरीत के बारे में सोचें। जब कोई नया बहुत जटिल कौशल सीखा जाता है, जैसे कोई नई भाषा या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट,
तो ये उन चीजों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है जिन्हें हम पहले से जानते थे? क्या एक नया कौशल सीखने से दुनिया को देखने का नजरिया और हमारा पुराना ज्ञान भी पुनर्व्यवस्थित होता है? सीखना या लर्निंग, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? मुझे तो स्कूल की किताबें, एग्जाम की टेंशन, बस यही सब याद आता है। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए यही मतलब होता है। लेकिन क्या सीखना सिर्फ इतना ही है? मतलब